तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों को आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज के टॉपिक है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के उलझे सवाल। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जिससे लोग अक्सर डर जाते हैं। सर क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत मतलब वास्ट है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं। सर यू नो दे वेयर वन क्वेश्चन अबाउट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन बोथ फ्रांस एंड इंडिया। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सर, सिलेबस तो एक जैसी होती है, ठीक है। तो आज मैंने एक कोटेशन डाला है, एक्चुअली मैं मुझे लगा चलिए डालना चाहिए, तो मौका मिला है जरूर दिखाएंगे, इस बार जीआरएफ जरूर लाएंगे, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे थे सर जीआरएफ में टाइम नहीं है, मतलब प्रिपरेशन की टाइम कमी है। बट अगर अभी से आप सभी लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट इच एंड एवरीवन हु इज गोइंग टू अटेम्प्ट यूजीसी नेट जीआरएफ, अगर आप जी जान लगा के सारी चीजों को फिर से रिवाइज करोगे, पेपर वन खास करके आप इतना मेहनत करोगे कि लाइक पेपर वन की आपको कम से कम तो 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन उसमें सही हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर किन्हीं को पेपर वन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे टेलीग्राम में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहां से पढ़ना है। कुछ मटेरियल चाहिए होंगे तो मैं मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट फाइनल एक ही गोल है कि आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, कहीं भी छुट्टी या ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। ये सब आप लोग इस बात के लिए तैयार रहिए, तभी आपको जेआरएफ मिल पाएगा और फिर इसकी फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। चलिए लेट्स मूव विद द नोटिस टुडे। आज जैसे कि आप लोगों को नोटिस मिला है कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है वो कब होगा, तो 11 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है। आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे और मैं आपको पोल प्रोवाइड करूंगा, आपको आंसर पोल में करना है। देता हूं पोल। ओके चलिए। इस क्या बात है, सब लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग बिजी हैं क्या? चलिए, तो दिस टाइम वेरी गुड कल्याण, बहुत अच्छा। सुनीता, स्वैग, शुभ्रांशु, राहुल, मात्र 5 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। देखिए क्या हाल है, बहुत मेहनत करनी बाकी है अभी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, फिर भी 5 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। एंड दिस टाइम द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड इवनिंग कल्याण, आई होप यू आर वेल एंड डूइंग वेल। तो दिस टाइम द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मॉइस्यो ऑस्ट्रोगांस्की, ठीक है। ये जो थिंकर है इन्होंने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी, बुक का नाम है आपके सामने, डेमोक्रेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड में मास सफरेज की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन, ये दोनों ऐसे पहले बड़े नेशन थे जहां पर मास सफरेज यानी कि काफी सारे लोगों को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किया गया। वेरी गुड इवनिंग सुषमा। तो मुझे इस बुक से आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें क्या किया गया है कि मॉस्को ऑस्ट्रोगॉन्स्की जो है वो डिटेल एक स्टडी किए हैं। किस चीज का स्टडी किया गया है इस बुक में, तो जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका है और जो आपका यूके है, इन दोनों जगहों पे कैसे राइज होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, पार्टी सिस्टम का। क्योंकि आपको पता है ये दोनों जगह पे कौन सी पार्टी सिस्टम है, सबको पता होगा। और इस जगह पे क्या हुआ, जल्दी से बताएं कौन सी पार्टी सिस्टम है, सबको पता होगा आई थिंक। बिल्कुल बाई पार्टी सिस्टम है, बोल सकते हैं 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने यही बात की कि वहां पे मास सफरेज से कैसे वहां भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बदला, ठीक है, इसकी उन्होंने बात की है। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट चलिए आपसे पूछते हैं, हु रोट द बुक पॉलिटिकल मैन? पॉलिटिकल मैन किसने किताब लिखी थी? वेरी गुड, वेरी गुड, लिप्सेट, एस एम लिप्सेट, ठीक है, साइमन लिप्सेट। बिल्कुल, वेरी गुड। राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन, ठीक है, थॉमस पेन, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। दिस टाइम आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए।
चलिए 10 सेकंड बचा है, अभी 3 लोग बचे हुए आंसर करने के लिए, 2 लोग अभी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें, पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट एंड विनिंग। चलिए 1 लोग बच गए अभी भी, मुझे लगता है। चलिए खैर, दिस टाइम आई कैन सी दैट श्रद्धा, कल्याण, वेरी गुड, फ्लैग, सोनल, विश्वजीत, मानसी, राहुल, जैस, मामुनी, सुनीता, रोहित, सान एंड शुभम। क्या बात है, 13 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, बट दिस टाइम अगेन 2 लोग ऑल द अबव के साथ चले गए, आनंद एंड सुषमा। सिंपल सी बात है, आप सबको पता है, मैंने 1-2 बार नहीं लगता है 50 से 60 बार डिस्कस की होगी, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कौन माने जाते हैं। जब मैं मेरे मुंह पे जब भी नाम आता है अरिस्टोटल का, तब मैं उनको बोल देता हूँ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी। तो इसमें कैसे गलत हो रहा है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो प्लेटो इज फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिल्कुल गलत है, जब ये गलत हुआ दैट मींस ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 देखिए, क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, क्या वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया था? नो, ये आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950s के टाइम में ये मेनली यूएसए में मेनली इसे देखने को मिलता है कि निकलकर सामने आया। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, द ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव कंटेम्पररी मैनिफेस्टेशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एम्ड एट स्टडीइंग पॉलिटिक्स एज ए डायनेमिक अफेयर। किस चीज को पढ़ा जाता है? तो अफेयर को, प्रोसेस के, पॉलिटिकल रिलेशंस को, ये सारी चीजों को पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें गलत नहीं करना। चलिए मैं बोल दे रहा हूं, चलिए काफी सारी लोगों ने जल्दी से आंसर किया है, बाकी लोग वेरी गुड इवनिंग। चलिए दिस टाइम आई कैन सी दैट मनीषा, विश्वजीत, सुनीता, हर्षा, मानसी, स्वैग, रोहित, जैस, राहुल, अंकिता, आनंद, सुषमा, शान, शुभम, शुभ्रांशु, मामुनी एंड श्रद्धा। क्या बात है, 17 हैज गिवन द करेक्ट आंसर एंड 2 लोग अभी भी आंसर गलत कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? कोई बात नहीं, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए ये बताइए आप लोग जल्दी से, लीगल अप्रोच के सपोर्टर कौन है? लीगल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सपोर्टर कौन है? कोई नाम याद आ रहा है क्या? एनीवन? बिल्कुल, हॉब्स है, बेंथम है, और कौन है? बिल्कुल जेम्स, आपके ब्राइस बोल सकते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल के हैं, जो ब्राइस है वो इंस्टीट्यूशनल के हैं। जॉन ऑस्टिन बिल्कुल, आपके मैकियावेली को भी बोल सकते हैं, बट मैकियावेली उतने ज्यादा नहीं है। सर हम बुक्स में पढ़ते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ है, तो वर्ट हंटिंगटन का वेब डेमोक्रेसी में कंपैरेटिव टूर पे नहीं देखेंगे वो तो देखिए राहुल, एक्चुअली में यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ठीक है, प्लीज लिसन। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एज ए डिसिप्लिन या इसको एक स्टैंडर्ड वे में कब से पढ़ा जाना शुरू हुआ, जो हंटिंगटन ने इंटरप्रेट किया था, वो डेमोक्रेटाइजेशन को बोल सकते हैं कैसे निकलकर सामने आया। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले अमेरिका में आया, ठीक है, उसके बाद यूरोप में आया, उसके बाद आपका लैटिन मतलब थर्ड वर्ल्ड जो है वहां पे आया। तो उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात नहीं की है। सर आंसर माय क्वेश्चन, उसमें आपने क्या लिखा है? The power of opinion is not less essential for political power than military and economic power. The power of opinion is not less than power given by. ये एक्चुअली स्टेटमेंट किसने एग्जैक्टली कहा है? मैं इसके बारे में एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ कि एग्जैक्टली कौन से थिंकर ने इनको कहा है, ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा इसको, बट मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं, मे बी मील हो सकते हैं, क्योंकि मील ओपिनियन की बात या बोल सकते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बहुत बात करते हैं, दैट मे बी पॉसिबल। चलिए शुभम पूछ रहे हैं एलएफ रॉफ एंड बारकर लीगल राइट की बात करते थे, अच्छा ओके सुषमा, मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ। आई हैव प्लीज वेट, कहाँ गया वो, खो गया, प्लीज वेट। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लीगल अप्रोच जो है उसमें आप देख सकते हैं बोदिन, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन एंड एविडाइसी, ठीक है, ये सारे नाम याद रखिए। फिलोसफिकल अप्रोच में कौन माने जाते हैं? फिलोसफिकल अप्रोच के समर्थक प्लेटो, कांट बोल सकते हैं, कांट आइडियलिस्ट मान सकते हैं आप,
ठीक है, ओके। हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच के समर्थक कौन है, देखते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच बिल्कुल मैकियावेली है आपके, और कौन है, हॉब्स। हॉब्स को हिस्टोरिकल में नहीं रखते हैं एज फार आई थिंक। क्या लिख रहे हैं मानसी, ओके शक्ति, आई कांट गेट योर पॉइंट। सब मेरा जवाब समझाया नहीं पूरा आपने, क्या था आपका जवाब। राहुल, मैं उनके बारे में ही कह रहा हूं ना कि एक्चुअली में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एज ए डिसिप्लिन जो पढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है 1950s, ठीक है, 1950s का जो टाइम था उसके बाद ये शुरू होता है, ठीक है। इसलिए हम जो आप पढ़ते हैं हंटिंगटन, फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी, सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, वो एक्चुअली में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं वहां पे, ठीक है। वो सिंपली बताते हैं कि वर्ल्ड में कैसे कैसे डेमोक्रेसी का उद्भव हुआ, कैसे कैसे डेमोक्रेसी जो है वो हमारे पास निकलकर सामने आया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ, अब इज इट क्लियर राहुल, क्लियर है ये सारी चीजें अब, ओके चलिए। तो एक्सपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच आप देख सकते हैं सबाइन, डनिंग, मैकियावेली, ठीक है, इसके बाद सिले, कराइल, कार्लाइल, इसके बाद अरिस्टोटल, मैकियावेली, ये सारे रख सकते हैं आप नाम, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम हो गया इस क्वेश्चन में, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक करेक्टली मैच्ड नहीं है। मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए दिस टाइम सुलभ, हर्षा, शुभ्रांशु, सोनल, शान, मामुनी, जय, 7 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, 7 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, बाकी लोगों का करेक्ट नहीं हुआ। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। मैंने क्लास में पहले बताया है, किसने बुक लिखा है, हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड, एनीवन हु रिमेंबर हु रोट द बुक द हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड, मैंने पहले बताया है इस बुक का नाम, रैमजे मेयोर, बिल्कुल वेरी गुड सुलभ, रैमजे, RAIMASY, रैमजे AMAUR, ठीक है, AMAIUR ऐसा कुछ है, ठीक है। तो रैमजे मेयोर जो है वो इस किताब को लिखते हैं हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, इसको याद रखिएगा प्लीज, डोंट गेट कंफ्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश डज नॉट कंसिडर ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन, कौन ये मानते हैं कि ब्रिटेन के पास कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। ओके, दिस टाइम जैस, मानसी, टू हैज गिवन द करेक्ट आंसर, 2 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, बाकी का गलत हो गया। द करेक्ट आंसर विल बी थॉमस पेन एंड डी टॉकविले, ठीक है। थॉमस पेन एंड डी टॉकविले जो है वो ये मानते हैं कि आपके ब्रिटेन के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। थॉमस पेन एंड डी टॉकविले जो दो ऐसे फिलोसफर है जो मानते हैं कि ब्रिटेन के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड अबाउट ब्रिटिश कैबिनेट दैट, मतलब ब्रिटिश कैबिनेट जो है वो कैसा है, तो एक स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, मतलब एक राज्य जो एक नाव के रूप में है, उसका जो स्टीयरिंग है वो कैबिनेट के पास है, ऐसा कौन मानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
ओके, सभी लोगों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, दिस टाइम मानसी, विश्वजीत, स्वैग, मनीषा, सुनीता, आनंद, शुभ्रांशु, श्रद्धा, जय, सुलभ, राहुल, दीक्षा, रोहित। 13 has given the correct answer, very good. एंड बाकी 6 लोगों का आंसर गलत हुआ है। गाइस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, रैमजी म्योर जो है वो इस पार्टिकुलर बात को कहते हैं कि ब्रिटेन जो है एक शिप के समान है, और उस शिप को चलाने का जो स्टीयरिंग है वो वहां की कैबिनेट के पास है। और दिलचस्प बात है कि वहां की कैबिनेट के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट्स किए हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सारे कमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग अच्छे से सब कुछ पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर ही देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स? आपको बताना है ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में कौन सा इनमें से स्टेटमेंट गलत है। ओके, 13 has given the answer, बाकी लोग, चलिए सभी लोगों ने आंसर कर दिया एक बार में, वेरी गुड, लेट्स गो। ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें एक ही चीज दिख रहा था जो गलत है। अंकिता, आनंद, मानसी, स्वैग, मनीषा, सुनीता, हर्षा, सुषमा, विश्वजीत, राहुल एंड रोहित। क्या बात है, 11 has given the correct answer, बाकी लोग ऑप्शन डी के साथ गए। नो गाइस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल नहीं, एलिट होते हैं बिल्कुल, और ये हायरार्की के बेस पे होते हैं। ठीक है, हिंदी में नहीं आई समझ? ओके, देखिए मैं समझा देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट 1 ये तो समझ में आ रहा होगा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, ठीक है, वो क्या है, अपर चेंबर है, ये क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है कि वहां पे जो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है वो मेरिटोक्रेसी के आधार पर बेस्ड होता है, क्या ऐसा कुछ है? नो, वहां पे हायरार्की के बेस पे होता है, मेरिटो नाम का कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, ब्रिटेन हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है, ब्रिटेन के पास जो है वो दीव, बिल्कुल उच्च सदन, उच्च सदन ही बोल रहा है, अपर मतलब ऊंचा ही होता है। ठीक है, वही जज। इसके बाद जो है आपका लॉर्ड चांसलर इज द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, ये भी बिल्कुल सही है कि जो आपके लॉर्ड चांसलर होते हैं, मतलब जो आपके वहां के किंग को या क्वीन को जो एडवाइस करने वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कैबिनेट के हेड होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है, अच्छे से मैच कर लीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक से इसको मैच कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक तरफ बुक्स है, ओके, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में भी कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। चलिए, लेट्स गो फॉर द रिजल्ट। दिस टाइम रोहित, सुधांशु, सुलभ एंड राहुल 4 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, एंड बाकी लोगों का आंसर गलत हो गया। गाइस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। कैसे? एबी डाइसी कौन सी बुक है? इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर 3, ए का 3। बी का रॉस्को पॉन्ट, इनकी जो बुक का नाम है वो है द स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ जो किताब है वो है रॉस्को पॉन्ट की किताब। मॉरिस गिन्सेनबर्ग की किताब है लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड इन 20th सेंचुरी। इसको याद रखिए, मुझे पता है ये कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन काफी नया होगा। एंड डब्ल्यू फ्रीडमैन का जो बुक है वो है लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी। तो ये बुक्स आप लोग लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सी एंड डी में कंफ्यूजन नहीं था, मुझे लगता है ए एंड सी में कंफ्यूजन था। राहुल, इफ आई एम करेक्ट, ए एंड डी में कंफ्यूजन, ए एंड सी में होगा कंफ्यूजन। अच्छा, सी एंड डी कैसे हो गया? ऑप्शन नंबर ए तो क्लियर होगा ना सबको, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो काफी आसान है। अच्छा, सी एंड डी में था, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। ओके 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 ओके, इट्स ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रिगार्डेड एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग में वहां की जो कॉर्नर स्टोन बोल सकते हैं या वहां के जो सेंटर में बोल सकते हैं वो कौन सी चीज है?
चलिए 17 हैज गिवन द आंसर, 2 लोग अभी बचे हुए हैं। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बड़ा चीज है नहीं। चलिए फिर भी विश्वजीत, मनीषा, सोनल, सुनीता, मानसी, स्वैग, जैस, रोहित, अंकिता, आनंद, दीक्षा, मामुनी, शांत, शुभ्रांशु एंड श्रद्धा। 15 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, 3 लोगों ने अभी भी गलत आंसर किया है। सबसे बड़ा चीज जो है वो ब्रिटेन का वो क्या है, रूल ऑफ लॉ, एबीडाइसी, ठीक है। ब्रिटिश जो सिस्टम है, ब्रिटेन का जो पूरा वर्ल्ड में देने है वो वहां के रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। ब्रिटेन की जो रूल ऑफ लॉ है वो सबसे मेन चीज है, बोल सकते हैं कॉर्नर स्टोन ऑफ ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है। उसी तरह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ की सिस्टम है, जल्दी से बताएं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस देश की विशेषता है? बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका, ठीक है, यूएसए। उसी तरह से एक और टर्म आता है स्पॉइल सिस्टम, ठीक है। स्पॉइल सिस्टम कहां से एसोसिएटेड है? द टर्म स्पॉइल सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल अमेरिका। इसी तरह से कुछ और भी टर्म है, कुछ और टर्म है, जैसे कि आप याद रख सकते हैं फ्लिबस्ट्रिंग, ठीक है, या जेरीमेंडरिंग। ये कुछ ऐसे टर्म है, ठीक है, बता देता हूं। जेरीमेंडरिंग, फ्लिबस्ट्रिंग, ये कुछ ऐसे टर्म है जो आपके आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ये दोनों याद रखिए। फ्लिबस्ट्रिंग मतलब क्या होता है, किन्हीं को पता है? एनीवन हु नोज अबाउट द फ्लिबस्ट्रिंग? फ्लिबिस्टर एक इंपॉर्टेंट टर्म है। नो पता है कुछ लोगों को, चलिए मैं बता देता हूं। बिल्कुल, बिल को एक्चुअली वहां पे क्या किया जाता है, अगर आप अमेरिका के पार्लियामेंट में जितना चाहे उतना बोल सकते हो, अगर आप चाहो तो 2 दिन तक लगातार बोल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल डिले करना, कांग्रेस में ये चीज होती है, आप जितना मन उतना बोलते रहो, मतलब एज ए नो लिमिट, वहां पे कोई भी लिमिट नहीं है। और जेरीमेंडरिंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेरीमेंडरिंग? जो आपके इलेक्टोरल एरियाज होते हैं उसमें चेंजिंग करने को कहा जाता है जेरीमेंडरिंग, ठीक है। चलिए बिल्कुल। अच्छा राहुल पूछ रहे थे सर कॉमन लॉ को बता दीजिए, ठीक है। देखिए ब्रिटेन में एक सिस्टम है, ठीक है, वहां पे कॉमन लॉ ट्रेडिशन है। कॉमन लॉ ट्रेडिशन क्या है कि दो मोनार्क कैन डू नो रॉन्ग, ठीक है। वहां पे ये चीजें हैं कि जो मोनार्क है वो कभी भी, सॉवरेन, ठीक है, जो सॉवरेन है वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, उनके खिलाफ, यानी कि जो राजा या किंग होते हैं उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? इज इट क्लियर? इसका आंसर कहीं कॉमन लॉ दिखा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। व्हाट वाज द सेकंड टर्म? सिविल लॉ। सिविल लॉ तो सर व्हाट वाज द सेकंड टर्म? ओके, एक टर्म था आपका फिलिबस्टरिंग, FILIBES, ठीक है, फिलिबस्टर। सेकंड था जेरीमेंडरिंग, GERRY, जेरीमेंडरिंग, MENDRING, ठीक है, जेरीमेंडरिंग, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये कुछ टर्म है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का मीनिंग ये है, जेरी मेंटरिंग करना मतलब क्या होता है, आपकी जो इलेक्टोरल एरियाज है, जहां मुझे याद आ पा रहा है, ठीक है, मुझे बिल्कुल इलेक्टोरल एरियाज को चेंज करना, ठीक है, उसको अपने मनमर्जी से बदल देना, ऐसा कुछ होता है वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये है, द ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नेग्लेक्ट्स द, ठीक है। ओके 17 लोगों ने आंसर कर दिया, काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें गलत करने वाली चीज है ही नहीं, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। गलत होता है तो वो भी अच्छी बात है, सीख जाएंगे आप। लेट्स मूव विद द क्विक आंसर। राहुल, अंकिता, विश्वजीत, मानसी, मनीषा, सुनीता, सोनल, स्वैग, रोहित, आनंद, जैस, सुषमा, शुभ्रांशु, दीक्षा, शान, मामुनी। 16 हैज गिवन द करेक्ट आंसर। 2 लोगों का आंसर गलत हो गया इसमें, ये कैसे हुआ? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या वहां पे एम्पिरिकली इन्वेस्टिगेशन किया जाता था? क्या लोगों के बिहेवियर को देखा जाता था? चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ये तो सबको पता है, ट्रेडिशनल चीजें कि कौन सरकार कैसे काम करती है, ये ट्रेडिशनल है। इंस्टीट्यूशनल स्टडीज, बिल्कुल जो आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, जैसे कि आपके जेम्स ब्राइस, ठीक है, वो भी क्या है, आपके ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसके बाद कंपेरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने सबसे पहले पढ़ा है कि एरिस्टोटल जो है वो सबसे पहले कंपेरिजन करते थे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भी आपकी ट्रेडिशनल में ही आती है। बट यहाँ पे सिर्फ एक है, जैसे कि इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन जो होती थी वो ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं देखी जाती थी। चलिए आगे देखते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको पुल प्रोवाइड करता हूं, और इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यू हैव टू चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़िएगा।
चलिए, काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया है, 13 ऑलमोस्ट। बाकी लोग जल्दी से आंसर कर दें। 14 लोगों ने आंसर कर दिया है, अभी 5 लोग बचे हुए हैं। चलिए, 16, 17, 3, 2, 1, go. Let's move. I can see that Manisha, श्रद्धा, राहुल, रोहित, जैस, स्वैग, मानसी, सुनीता, आनंद, मामुनी, 10 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है एंड 8 लोगों का आंसर गलत हुआ। बताइए इसमें गलत क्या है? स्टेटमेंट 1 अगर गलत है तो गलत क्या है? बिल्कुल, वहां पे 5 नेशंस हैं, 7 नेशंस नहीं है। मैंने जानबूझ कर ऐसे रखा है ताकि आप लोगों का ध्यान ना भटके, ठीक है? आंसर उधर ही लिखा था। अच्छा अच्छा, किधर आंसर लिखा हुआ था? चलिए, ठीक है। अच्छा देखिए, आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो फिर भी ध्यान रखिए, कुछ लोगों का क्या क्यों गलत हुआ, क्योंकि वो लोग ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़े, ठीक है? ध्यान से कई बार आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते हैं, तब आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। इसलिए इसलिए क्वेश्चन के एक एक वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए, ठीक है? कई बार आपको क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं उसी क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। चलिए, तो जिसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। और यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इन्होंने यानी कि गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा, इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी, एक सर्वे मेथड से एक सर्वे की। कहां पे? आपके यूजीन यानी कि यूके, यूएसए, जर्मनी, इटली और मैक्सिको, ये 5 देश में उन्होंने एक स्टडी की, जहां पर उन्होंने पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने की कोशिश की और उन्होंने सिविक कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया। एग्जाम में आ सकता है, सिविक कल्चर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये बुक कब आई है? 1963 में बुक आई थी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज निकाल कर लाया गया, जिसमें ये कहा जा सकता है कि जो सिविक कल्चर का कॉन्सेप्ट है वो सबसे क्लोजेस्ट ब्रिटेन से उन्होंने एसोसिएट करके देखा। मतलब ब्रिटेन जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है इन सभी देशों में, किस चीज से? तो वो सिविक कल्चर से, ठीक है? और इसी में फिर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर सामने आता है, जो है स्लीपिंग डॉग थ्योरी, ठीक है? उसके बारे में अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि आगे वो क्वेश्चन है। चलिए, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, एक दो बार नहीं कितनी बार क्वेश्चन करवाया गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल आलमंड से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट में से करेक्ट है। पढ़ लीजिए ठीक से। चलिए, दिस टाइम आई कैन सी दैट आनंद, श्रद्धा, मनीषा, सुनीता, सोनल, विश्वजीत, स्वैग, सुषमा, रोहित, जय, सुलभ, 11 has given the correct answer and the correct answer is option number C, both A and B। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। न्यू डिपेंडेंसी का आइडिया किसने दिया था? आप सबको को पता होगा, डॉट सेंटोस ने दिया है, ठीक है? सर नियो एंड न्यू दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, सेम ही है, वो सिर्फ टर्म अलग अलग है, ठीक है? सेम है। और इसमें जो उन्होंने बात की है वो कॉलोनियल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी एंड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी की बात की गई है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। और न्यू डिपेंडेंसी के माध्यम से एक्चुअली यही कहा गया है कि जो हम एक इकोनॉमिक तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, आज के टाइम में क्या है, हम टेक्नोलॉजिकली या कुछ भी चीजों के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी से चीजें हैं उसके लिए भी हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है? टर्म अलग में ही एक क्वेश्चन, कौन सा टर्म था राहुल? अगर कुछ वैसा कोई होगा तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? मैं देख लूंगा एक बार, हो सकता है क्वेश्चन कुछ और हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, मैं पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए पोल कीजिए। चलिए, काफी आसान क्वेश्चन है ये, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। मुझे पता है इसमें क्या होने वाला है, मैक्सिमम लोग जाने वाले हैं कार्ल मार्क्स के साथ। चलिए देखते हैं। दिस टाइम सुलभ, स्वैग, जय, श्रद्धा, अंकिता। देखिए मैंने कहा 5 लोग गए हैं इसके साथ, बाकी 4 लोग गए हैं, 7 लोगों ने गए डी के साथ।
पोल मैंने दिया था, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम होगा आपके साइड से। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जो है, ठीक है, उन्होंने रेवोल्यूशन के बारे में ये कहा था कि रेवोल्यूशन आर द फेस्टिवल ऑफ द ऑपरेस्ड एंड द एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कहां कहा था उन्होंने? तो एक आर्टिकल लिखा था, टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है, याद रखिए। टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी जो है, उस बात में उन्होंने ये कही थी। ओके, स्वैग लिख रहे हैं बिल्कुल, डिनर पार्टी, मतलब उन्होंने किसने कहा था कि जो रेवोल्यूशन होती है कोई डिनर पार्टी नहीं होती है, भाई रात में बैठो खा लो, ऐसा कुछ, ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। और रेगुलर रेवोल्यूशन की बात की जाए, कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन की बात की जाए, वो आपके माओ से तुम करते हैं, माओ जेडोंग करते हैं। ओके, बिल्कुल सुषमा, बिल्कुल पेपर टाइगर का कॉन्सेप्ट जो है। ओके, नेक्स्ट है राहुल, स्टॉलिन किया था मैंने, अच्छा ये क्या है, स्टॉलिन किया था मैंने मतलब, चलिए तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल बहुत सारी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फाइव फिंगर एंड पाम थ्योरी है, कल्चरल रेवोल्यूशन है, हंड्रेड फ्लावर ब्लूजूम है, काफी सारी चीजें हैं आपके मौत से तुम के साथ, ठीक है, एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में फोकस कीजिए। आपको क्या करना है, जितने सारे अप्रोच आए हैं उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस और आउटकमिंग। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, थोड़ी देर वेट कर। ओके, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? चलिए वेरी गुड, ये काफी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के कीजिएगा आंसर, बट फिर भी 17 लोगों ने आंसर कर दिया ऑलरेडी, क्या बात है। चलिए 18 लोगों ने कर दिया आंसर, लेट्स मूव विद द रिजल्ट, देखते हैं इस बार। ओके, दिस टाइम मनीषा, सुनीता, मानसी, श्रद्धा, स्वैग, रोहित, दीक्षा, आनंद, सुलभ, सोनल, राहुल, सुषमा, 12 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। एंड दिस टाइम 2 4 2 6 लोगों ने आंसर गलत किया है। आंसर जिनका गलत हुआ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग सोचते तो हो जाता है, काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले फिलोसफिकल अप्रोच आया, ठीक है। सबसे पहले आपका फिलोसफिकल अप्रोच आया, ठीक है, हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कौन सा है? सबसे पहले बिहेवियरल थिंकर, बिहेवियरलिज्म आया, ठीक है, या बिहेवियरल थ्योरी आया। बिहेवियरलिज्म के अंदर में बाद में देखने को मिलता है सिस्टम अप्रोच, और उसके बाद देखने को मिलता है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है। पी बी बॉल पोल गलत दिखाया, नहीं तो विश्वजीत ऐसा नहीं है, मैंने बी ही टिक किया था और बी ही सही है, काफी सारे लोगों ने बी किया है। ओके, शायद कुछ इशू होगा आपके साइड में मे बी। चलिए तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अगर आपने ऑप्शन बी किया था दैट्स ऑल ओके। तो इस चीज को आप लोग याद रखिए, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई बात नहीं विश्वजीत, अगर वहां पे गलत हुआ, आप सही है आपका आंसर, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन स्लीपिंग डॉग थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर? चलिए मैं आपको पोल दे रहा हूं। मुझे लगता है क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है ऑलमोस्ट, तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना था। एटलीस्ट जितने लोगों ने ध्यान से सुना होगा वो गलत नहीं करेंगे। और इसका आंसर भी दे दिया गया था, राहुल ने दे दिया था। चलिए 18 लोग, 19 लोग, सब लोग आंसर कर दिए, बहुत अच्छा। लेट्स गो। सुनीता, श्रद्धा, मानसी, मनीषा, शांत, सोनल, जैस, हर्षा, राहुल, सुषमा, रोहित, आनंद, ये क्या हुआ? फिर से 12 लोगों ने करेक्ट आंसर मात्र किया है, बाकी लोगों का आंसर गलत हो गया। ये तो नहीं होना था। अभी मैंने डिस्कस किया है स्लीपिंग डॉग थ्योरी किसने दिया, स्लीपिंग डॉग थ्योरी किसने दिया? तो गैब्रियल आलमंड एंड वर्बा दिया। अभी तुरंत हम लोग पॉलिटिकल कल्चर को एक्सप्लेन कर रहे थे। ओके, स्लीपिंग डॉग कल्चर जो है वो अमेरिका के बारे में कहा गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां के पॉलिटिकल कल्चर को आप देखोगे तो वहां पे जब इलेक्शंस होते हैं उस समय लोगों को पॉलिटिक्स से मतलब होता है, वो भी 5-10%, और उसके बाद पूरे आपके कितने 4 साल या 5 साल, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 4 साल या 5 साल वो लोग को मतलब नहीं रहता है। दे आर लाइक सिटिंग डॉग्स, अरे जो मतलब आराम से, टेंशन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल 4 इयर्स, ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखिए ओनली 4 इयर्स, क्योंकि 4 साल बाद वहां की प्रेसिडेंट इलेक्शन होती है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें थी आज के लिए, आपके लिए। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए मैं लाया हूँ, आई होप ये आपको बेनिफिट होगी। ओके,
तो डब्ल्यू रॉस्टो जो है वो एक बुक लिखते हैं द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें उन्होंने कितने स्टेजेस की बात की है, क्या कोई बताएंगे? अच्छा, कुछ लोग 5, कुछ लोग 6। देयर आर 6 स्टेजेस, ठीक है, वहां पे 6 स्टेजेस थी। सबसे पहले कौन सा था? ट्रेडिशनल सोसाइटी। उसके बाद क्या था? प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। उसके बाद टेक ऑफ। उसके बाद टेक ऑफ के बाद क्या था? बिल्कुल, ड्राइव टुवर्ड्स मैच्योरिटी। नहीं, उसके बाद मैच्योरिटी नहीं था, उसके बाद था मास मोबिलाइजेशन या मास पार्टिसिपेशन। बिल्कुल, कंजम्पशन। उसके बाद था आपका मैच्योरिटी एंड उसके बाद था हाई मास कंजम्पशन। लास्ट में था हाई मास कंजम्पशन, ठीक है, दैट इज हाई मास कंजम्पशन। ओके, ये बुक द स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। आलमंड एंड कोलमैन का बुक है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, डेविड एप्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट है आपका कार्डोसो का डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। याद रखिएगा, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका की बुक है वो आपकी है फ्रेडरिक कार्डोसो की। वॉलस्टीन की बुक आप लोगों को पता होगा, द मॉडर्न सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी। और इनकी जो खास आइडिया है वो कौन कौन सी आइडिया आप लोगों को याद है? जल्दी से कमेंट करें। दो कमेंट फर्स्ट। हाउ डू यू नो इमैनुअल वॉलस्टीन? कैसे याद आते हैं वो? बिल्कुल, ही गेव द थ्योरी ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। लाइक वर्ल्ड में एक सिस्टम है, इन्होंने सेमी फेरीफेरी का कॉन्सेप्ट को ऐड किया था। नो सैटेलाइट का इन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। मेट्रोपोलिस सैटेलाइट वाज गिवन बाय हुम? बिल्कुल, कॉइन द टर्म अंडर डेवलप्ड। बिल्कुल एजी फ्रैंक, ठीक है, बिल्कुल जियो पॉलिटिक्स की बात इन्होंने की थी। बिल्कुल, चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, आप देखिए गैब्रियल आलमंड एंड बर्बा की कुछ इंपॉर्टेंट किताब है जो आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इन सारे बुक्स को आप लोग याद रखिएगा। इन सारे बुक्स को अगर आप इसका चेहरा देखेंगे तो देख लीजिए, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज जो बुक है वो दो लोगों के द्वारा मिलकर लिखा गया था। एक आपसे थे गैब्रियल आलमंड एंड दूसरे थे कोलमैन, ठीक है, गैब्रियल आलमंड एंड कोलमैन, इसको याद रखिएगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे जो बुक है वो गैब्रियल आलमंड, पॉवेल, डाल्टन एंड कैरे स्टॉर्म, ये 4 लोगों के द्वारा मिलकर लिखा गया। इसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंटल अप्रोच जो किताब है वो आपका आलमंड एंड पोवेल के द्वारा लिखा गया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जो सिविक कल्चर था वो 2 लोगों के द्वारा लिखा गया था, आपका आलमंड एंड बर्बा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये बताइए आप लोग, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है वो आइडिया किसने दिया? हु गेव? हु अमंग द फॉलोइंग? आलमंड के साथ कौन थे? आलमंड के साथ कौन थे? आई एम टॉकिंग अबाउट उनके साथ कौन थे? बर्बा नहीं थे, बर्बा नहीं थे, ईस्टर्न भी नहीं थे, पॉवेल थे। बिल्कुल याद रखिए, कोलमैन भी नहीं थे, पॉवेल थे, ठीक है, पॉवेल थे। गैब्रियल आलमंड एंड पॉवेल ने मिलकर क्या किया? स्ट्रक्चरल फंक्शनल का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, इंटरेस्ट ग्रुप को इन्होंने क्या किया? 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखिए, आप ध्यान से देखिए स्लाइड को, ठीक है। बिल्कुल, इंटरेस्ट ग्रुप को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अक्सर एग्जाम में आएगा और कई तरीके से आता है क्वेश्चन, घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स की, उसके बाद एसोसिएशनल, उसके बाद एनोमिक और उसके बाद नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स की, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएं या इनमें से कौन नहीं है, ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल में सिंपल सी बात है, जो एक इंस्टीट्यूशन के साथ डेवलप्ड है, जैसे कि आपका मिलिट्री ग्रुप्स, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज, वो सारे बॉडीज। दूसरे जो है एसोसिएशनल, जैसे कि आप देखते हैं ट्रेड एसोसिएशन होता है, किसान एसोसिएशन होता है, वो एसोसिएशनल में आएंगे। एनोमिक ग्रुप्स में कौन आएंगे? जैसे कि कहीं भी हम देखते हैं कि अचानक से अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग निकलकर रोड पे आ जाते हैं, ठीक है, वो लोग अचानक से विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। लाइक वो कभी भी निकलकर सामने आ सकता है और ये ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं और ये आपका कभी भी रुक सकता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखिए, बिल्कुल वायलेंट नेचर का ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखने को मिलता है नॉन एसोसिएशनल ग्रुप। नॉन एसोसिएशनल जैसे कि आप देख सकते हैं इथनिक ग्रुप या तो रिलीजियस ग्रुप, ये सारे जो होते हैं वो आपके नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आपसे अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखने की कोशिश